पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने मिलके स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत के विषय में चर्चा की थी और अब जो उसके चिंतन का जो अंतिम महत्वपूर्ण पक्ष है वो प्रतिनिधि शासन संबंधी उसकी धारणा है, जिसका प्रतिपादन उसने अपनी पुस्तक कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में किया। और जो एक अन्य ग्रंथ है जिससे कि ये प्रमाणित होता है कि वो बेंथम के उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अनेक स्थलों पर छोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसकी जो थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उससे भी ये सिद्ध होता है कि वो केवल औपचारिक रूप से ही उपयोगितावादी बचा था, अन्यथा उसने अपने विचार में ऐसे कई संशोधन कर दिए थे जो कि उपयोगितावादी आधार पर स्वीकार नहीं किए जा सकते। प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों को पढ़ने से पहले दो तीन बातें समझना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था थी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी। यानी संसद के लिए प्रतिनिधि चुने जाते थे जनता के द्वारा और वे संसद में पहुंचकर उनमें से एक मंत्रिमंडल बनता था, एक प्रधानमंत्री नियुक्त होता था और उन सब के द्वारा देश के शासन का संचालन किया जाता था। तो मिल ने जब इस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का समर्थन किया और इसको एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली बताया, तो वहीं वो रूसो की मान्यता के विरुद्ध एक दृष्टिकोण प्रतिपादित करता है। पहली बात तो ये, क्योंकि रूसो भी लोकतंत्र का प्रबल पक्षधर है, ऐसी मान्यता है। लेकिन रूसो का जो लोकतंत्र है, जो उसकी जनरल विल का कॉन्सेप्ट है, उससे ये स्पष्ट है कि वो एक प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है, जिस तरह से प्राचीन यूनान में थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कुछ उस तरह की व्यवस्था का वो पक्षधर है और उसका जो जनरल विल का सिद्धांत है वो इसका स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करता है। दूसरी बात रूसो ने ये भी कही कि जनरल विल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, कि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो सकता। यानी रूसो ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के विचार को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि जो जनरल विल है उसको कोई अन्य व्यक्ति रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वो डायरेक्टली एक्सप्रेस होगी, वो डायरेक्टली प्रकट होगी और कोई दूसरा अगर उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, कोई प्रतिनिधि, तो वो जनरल विल को डिस्टॉर्ट करेगा, उसको विकृत करेगा। इसलिए रूसो की ये मान्यता थी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन मिल इस बात से सहमत नहीं। उसने कहा कि जो आधुनिक राज्य हैं, जो 19वीं शताब्दी का इंग्लैंड था खास तौर से, जो कि इंडस्ट्रियलिज्म के आने के बाद और लोकतांत्रिक विचार के आने के बाद, जिसमें राजनीतिक सामाजिक जीवन में कुछ नई प्रवृत्तियां पैदा हुई थी, कुछ नई जटिलताएं पैदा हुई थी, वो अपेक्षाकृत एक बड़ा देश भी था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों की तुलना में, या जिस जेनेवा को आधार बनाकर रूसो ने अपनी मान्यताओं का प्रतिपादन किया था, उस जेनेवा से इंग्लैंड एक बहुत बड़ा देश था। तो इसलिए उसका ये मानना था कि
लोकतंत्र का जो प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप है वही एक स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रणाली होगी। तो इसलिए वो रूसो के विचारों से पूर्णतः असहमत होते हुए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक स्वाभाविक और एक श्रेष्ठ प्रणाली 19वीं शताब्दी की परिस्थितियों में मानता है। पहली बात तो ये। लेकिन जहां वो प्रतिनिधि शासन का प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का पक्षधर है, वहां वो इस प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को सार्वभौमिक प्रणाली के रूप में प्रतिपादित नहीं करता कि ये कोई यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, ऐसा वो नहीं कहता। और यहाँ पर बेंथम और उसका जो मतभेद है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जैसा कि उपयोगितावाद के संदर्भ में हम लोग विचार कर चुके हैं बेंथम के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो उपयोगितावादी सिद्धांत है उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है, वो यूनिवर्सलिस्टिक है। यानी वो मानते हैं कि जो उपयोगितावाद के सिद्धांत है वे सब सार्वभौमिक हैं, हर देश काल परिस्थिति में इनको लागू किया जा सकता है, उनके आधार पर व्यवस्थाएं चलाई जा सकती हैं। मिल नहीं मानता। मिल के ऊपर आगस्ट काउंट वगैरह का टॉकविले का प्रभाव था और इसलिए मिल कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म की मान्यता को मानता था, यानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सापेक्षता के सिद्धांत को मानता है। उसका ये मानना है कि कोई भी शासन प्रणाली या कोई भी विधि विधान सार्वभौमिक नहीं हो सकता, क्योंकि हर शासन प्रणाली, हर विधि विधान जिन लोगों के लिए बनाया जाता है उनकी प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। इसी तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकता। उसका ये मानना था कि जो यूरोप के देश हैं वही इस प्रणाली के लिए उपयुक्त देश हैं। यानी जो यूरोप के देश हैं, इंग्लैंड वगैरह, वे तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को अपना सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जनता का जो नैतिक और बौद्धिक स्तर है वो उच्च कोटि का है, लोग बड़े सक्रिय हैं, जागरूक हैं, शासन प्रणाली के प्रति और सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति उन्हें उत्साह होता है, उनकी समझ होती है। तो इसलिए जो यूरोप के जो देश हैं, यानी यूरोप में रहने वाली जो रेसेस हैं, वो तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए उपयुक्त हैं, वो तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपना सकते हैं। लेकिन एशिया अफ्रीका के देश इसके लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि इन देशों में जो एक एपैथी, एक जो उदासीनता होती है सार्वजनिक जीवन के प्रति, राजनीतिक जीवन के प्रति, और जनता में जो एक प्रकार से जो वर्चू यानी सद्गुणों की जो कमी होती है और तमाम प्रकार के अंधविश्वासों में ये लोग जकड़े होते हैं, ऐसा मिल का विचार था। तो उन लोगों के लिए तो डिस्पोटिज्म की ही प्रणाली ठीक है, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की प्रणाली उनके लिए उपयुक्त नहीं है। वे डिस्पोटिज्म या बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म की प्रणाली में ही शासित होंगे या शासित रहना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण मिल का ये है कि जहाँ तक वो कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म का प्रतिपादन करता है कि कोई एक शासन प्रणाली सार्वभौमिक नहीं मानी जा सकती या नहीं हो सकती। शासन प्रणालियाँ वहाँ के लोगों की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए, तब वे वहाँ पर अपनी भूमिका को भली प्रकार से निभा सकती हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस यूरोप के देशों में ही फल फूल सकती हैं, एशिया अफ्रीका के देशों में नहीं। अब ये उसका एक, जिसको कहते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त रेशल प्रेजुडिस भी थी और उसमें भी थी, उसके पिता जेम्स मिल में भी थी। तो इसलिए दूसरी बात ये है जो कि वो कहता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, दे कैन नॉट बी यूनिवर्सल इन नेचर।
only people of Europe can adopt them and can run them successfully, कि केवल यूरोप के लोग ही उनका सफलतापूर्वक संचालन कर सकते हैं। तो दूसरी बात वो ये कहता है। तीसरी बात वो कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का दो दृष्टियों से महत्ता है। एक तो जब सरकार प्रतिनिधि प्रजातंत्र के सिद्धांत पर आधारित होती है तो ऐसी सरकार किसी राजतंत्र की तरह या किसी अधिनायक तंत्र की तरह से विपरीत कॉमन गुड को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती है और उसको प्राप्त करने की कोशिश करती है। जो मोनार्किकल या जो डिस्पोटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो कॉमन गुड की ज़्यादा परवाह नहीं करती, सार्वजनिक कल्याण की ज़्यादा परवाह नहीं करती। वो किसी ग्रुप या किसी इंटरेस्ट की तरफ उनका ओरिएंटेशन होता है, उनका झुकाव होता है। सार्वजनिक कल्याण उनका लक्ष्य नहीं होता। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की एक विशेषता ये है और ये उनकी उपयोगिता है, महत्ता है कि अगर आपको सार्वजनिक कल्याण करना है, समाज के सभी व्यक्तियों, सभी नागरिकों, सभी समूहों का कल्याण करना है तो उसके लिए प्रतिनिधि लोकतंत्र एक श्रेष्ठ प्रणाली है। एक तो उसकी उपयोगिता इस दृष्टि से और दूसरा वो कहता है कि उसकी उपयोगिता इस दृष्टि से है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की संस्थाओं के माध्यम से जनता को सार्वजनिक कल्याण की चिंता करने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है लोगों को, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस में जब जनता पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि ये जनता का शासन होता है, तो जनता एजुकेट भी होती रहती है, बहुत सारी चीज़ें वो सीखती भी रहती है, बहुत सारे छोटे मोटे स्वार्थों से वो ऊपर उठने की भी उसकी एक प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो जनता में भी सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से सोचने और काम करने की योग्यता उत्पन्न करती है। क्योंकि जब आपको शासन में भागीदारी मिलती है तो उस भागीदारी के साथ आपका उत्तरदायित्व भी आता है और वो उत्तरदायित्व आपके विभिन्न गुणों की वृद्धि करता है और उन गुणों के माध्यम से आप अपने साथ साथ समाज के कल्याण के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील हो सकते हैं। इन दो दृष्टियों से वो कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की महत्ता है। दूसरे शब्दों में जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो न केवल एक श्रेष्ठ शासन का मार्ग प्रशस्त करती हैं बल्कि वो जनता को नैतिक और बौद्धिक रूप से भी सद्गुणी बनाती हैं। यानी जो मॉरल और इंटेलेक्चुअल वर्चूज हैं जो किसी भी जनता को श्रेष्ठ बनाते हैं उनकी वृद्धि भी इन प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से होती है। तो इसलिए वो कहता है कि अगर मैनकाइंड का, मनुष्य जाति का नैतिक उत्थान करना है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस बहुत आवश्यक है। तो ये तीन उसने मुख्य बातें, मुख्य आधार माने जब उसने प्रतिनिधि शासन के ऊपर विचार किया। एक तरह से प्रतिनिधि शासन के सिद्धांत की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसने इन तीन तर्कों का सहारा लिया। दूसरी बात यह है कि अब प्रतिनिधि शासन है क्या, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो वो कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जनता को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त हो, यूनिवर्सल सफरेज हो, जनता चुनावों के द्वारा संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे और वो प्रतिनिधि बाद में सरकार बनाए, उनका एक मंत्रिमंडल बने उनसे और एक प्रधानमंत्री निर्धारित हो
और इस प्रकार से देश के शासन का संचालन। यानी प्रतिनिधि शासन का जो, क्योंकि उस समय इसका बहुत स्पष्ट रूप नहीं उभर पाया था, तो इसलिए मिल ने इस विषय पर भी विचार करना अपेक्षित समझा कि भाई पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, एक संसद जिसमें प्रतिनिधि जाते हैं जनता से चुन के, उसका क्या फंक्शन है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको लेकर जो कई प्रकार के विचार चल रहे थे दूसरे देशों में भी, उन सब को उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ खंडित करते हुए एक स्पष्ट मान्यता का प्रतिपादन किया। पहली बात तो उसने ये कही कि जो पार्लियामेंट है उसका काम गवर्न करना नहीं है, रूल करना नहीं, उसका काम शासन करना नहीं। जैसा कि फ्रांस में खासतौर से इस प्रकार की परिस्थितियां आ चुकी थी कि पार्लियामेंट कैन नॉट रूल, पार्लियामेंट कैन नॉट गवर्न, पार्लियामेंट इज नॉट मेंट टू रूल। जनता ने वहां पर जब प्रतिनिधि भेजे हैं तो स्वयं वे शासन करने लग जाएं, इसके लिए नहीं भेजे। दूसरी बात यह है कि संसद का काम केवल एडवाइस करने का भी नहीं होता है, कि पार्लियामेंट केवल और केवल एडवाइजरी बॉडी है, ऐसा भी उसका काम नहीं, ये भी उसकी भूमिका नहीं। तो उसकी क्या भूमिका है, ये प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द रियल फंक्शन ऑफ ए पार्लियामेंट व्हिच इज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो वो कहता है कि 3 उसकी भूमिकाएं हैं पार्लियामेंट की। उसकी पहली भूमिका तो है सरकार को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, कि जो सरकार है उसके ऊपर नियंत्रण करना, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना, उसको कंट्रोल करना, वो अपनी दायित्वों का ठीक से निर्वहन कर रही है कि नहीं कर रही है। और इस कंट्रोल करने की प्रक्रिया में उसके कार्यों की निरंतर समीक्षा करते रहना, उसके जो भी निर्णय हैं, उसकी जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको निरंतर एग्जामिन, री एग्जामिन और क्रिटिसाइज करते रहना, ये संसद की भूमिका है। तो एक तो पार्लियामेंट की भूमिका है कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की, शासन को, जो गवर्नमेंट है उसको नियंत्रित करना। दूसरा जो उसकी भूमिका है वो है असेंटिंग की। असेंटिंग माने कि जो नीतियां, कार्यक्रम जनहितकारी लगे, जन कल्याणकारी लगे शासन के, उनको स्वीकार करना और इस प्रकार से सरकार के काम को आसान बनाना। तो दूसरा काम असेंटिंग का है कि जो भी लॉज, जो भी प्रोग्राम्स, पॉलिसीज सरकार की तरफ से संसद के सामने रखे जाएं तो संसद उनकी समीक्षा करे और जो भी चीज़ें कल्याणकारी हैं उनको स्वीकार करे और सरकार को आगे बढ़ने के लिए कहे। तो एक काम उसका ये है। और तीसरा काम है फाइनली डिसमिसिंग, सरकार को पदच्युत करना। अगर कोई सरकार अपनी भूमिका को भली प्रकार से नहीं निभा रही है, अगर वो जन कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है और किन्हीं स्वार्थों और किन्हीं समूहों के जाल में फंसती चली जा रही है, तो उसको चुनने का औचित्य ही सिद्ध नहीं होता और ऐसी सरकार को शासन करने का अधिकार नहीं, और इसलिए ऐसी सरकार को पदच्युत करना ये संसद की जिम्मेदारी होती है, ये संसद का दायित्व होता है। तो इस तरह से मिल ने पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, इस विषय पर भी विचार किया है। और जो उस समय पार्लियामेंट के रोल को लेकर जो बहुत कंफ्यूजन था, तरह तरह का जो भ्रम फैला था कि अब संसद ही शासन करने लग जाए या संसद शासन ना करे, केवल सलाह देने का काम करे, तो ये जो 2 प्रकार के विचार प्रतिपादित किए जा रहे थे,
मिल इनसे सहमत नहीं थे, बल्कि वो एक भिन्न दृष्टि से संसद की भूमिका को देखते हैं और प्रतिपादित करते हैं। और हम लोग भली प्रकार से जानते हैं कि आज भी संसद की यही भूमिका स्वीकार की जाती है, जिसका संकेत हमें जेम्स मिल की रचनाओं में मिलता है। तो एक ये दूसरा पक्ष प्रतिनिधि शासन पर यह है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इज द प्रॉपर फंक्शन ऑफ ए पार्लियामेंट। और तीसरी बात यह है कि उसने कुछ प्रपोजल्स रखे हैं प्रतिनिधि शासन को लेकर, कुछ प्रस्ताव उसके हैं। यानी प्रतिनिधि शासन का संचालन किन मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए। What should be the guiding factors of a representative system? क्या उसके मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। इसमें 4-5 बातें। पहली बात तो जेम्स मिल कहता है कि भाई प्रतिनिधि शासन के लिए बहुत आवश्यक है कि देश में सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, बिना किसी भेदभाव के, लिंग के या जाति के या भाषा के या धर्म के, बिना किसी भेदभाव के आधार पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हो, सार्वभौमिक मताधिकार। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो महिलाओं को भी मताधिकार देने का प्रबल पक्षधर था। महिलाओं को उस समय मताधिकार प्राप्त नहीं था। जिस समय जेम्स मिल इन सब चीज़ों पर विचार कर रहा था, उस समय बहुत ही सीमित मताधिकार इंग्लैंड में था। मुश्किल से 4-5% लोगों को राइट टू वोट मिला हुआ था। तो एक तो उसने कहा कि जो राइट टू वोट है ये सार्वभौमिक होना चाहिए, और तभी कोई प्रतिनिधि संस्था सही अर्थ में रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है, तभी उसको सही अर्थ में प्रतिनिध्यात्मक आप कह सकते हैं। तो एक तो ये इस अर्थ में वो डेमोक्रेट है कि वो फ्रेंचाइज को, मताधिकार के विस्तार का बड़ा प्रबल पक्षधर रहा। दूसरा, लेकिन मताधिकार के साथ जो एक प्रकार से जो दृष्टिकोण बेंथम ने दिया था, 1 मैन 1 वोट, उसका वो बिल्कुल पक्षधर नहीं। कारण ये है कि बेंथम के प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में केवल क्वालिटेटिव डिफरेंस का, केवल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स का महत्व है, क्वालिटेटिव का नहीं, है ना। क्वांटिटी ऑफ प्लेजर्स बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री। वो कहता है बस क्वांटिटी का, जो चीज़, यानी वो कहता है कि हर चीज़ क्वांटिफाइबल है और केवल क्वांटिटी के आधार पर चीज़ों में भेद होता है कि कोई चीज़ 1 किलो है तो कोई चीज़ आधा किलो है, तो कोई चीज़ 5 किलो है, तो केवल क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस मैटर करते। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिल कहता है कि ये तो बहुत ही गलत और भ्रामक दृष्टिकोण है, और इसलिए उसने क्वालिटेटिव फैक्टर्स का भी उल्लेख किया कि नहीं, चीज़ जीवन में केवल क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी भी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। तो इस बात का प्रभाव उसके ऊपर था, और उसने इस तरह से उपयोगितावाद की एक मूलभूत मान्यता को अस्वीकार किया। और ये इसका एक प्रतिबिंब हमको उसके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के विचार में मिलता है, जब वो कहता है कि 1 मैन 1 वोट का सिद्धांत तो बहुत ही हास्यास्पद सिद्धांत है, क्योंकि समाज में व्यक्तियों में भेद होता है, बौद्धिक क्षमताओं में, नैतिक क्षमताओं में, विभिन्न क्षमताओं में व्यक्तियों में भेद होता है। तो सभी को आप एक वोट जब देंगे तो एक, जैसे जो उसने एक शब्दावली का प्रयोग किया, एक कलेक्टिव मेडियोक्रिटी, एक सामूहिक औसत दर्जे के लोग सामूहिक रूप से सामने आ जाएंगे, श्रेष्ठ लोगों की ऐसे में उपेक्षा हो जाएगी। तो बेंथम का ये जो सिद्धांत कि एवरीवन टू काउंट फॉर 1 एंड नोबडी टू काउंट फॉर मोर देन 1,
इससे वो बिल्कुल सहमत नहीं है। वो कहता है कि समाज में बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, प्रबुद्ध लोग होते हैं, और उनको एक से ज़्यादा वोट मिलना चाहिए, जिसको वेटेड वोटिंग से कहा। यानी अगर एक सामान्य व्यक्ति का एक वोट है, तो जो लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वैज्ञानिक हैं, साहित्यकार हैं, या दूसरे प्रबुद्ध लोग हैं, विचारशील लोग हैं, उनके मताधिकार का मूल्य 3 या 4 या 5 होना चाहिए। यानी समाज को उनकी महत्ता, क्योंकि केवल वो डेमोक्रेसी ऑफ नंबर्स को स्वीकार नहीं करता। ये बहुत बड़ा डायलेमा उसके सामने हमेशा रहा कि डेमोक्रेसी केवल संख्या परक बन रही है। ये बड़ी भयावह स्थिति है। धीरे धीरे इससे गुणात्मकता अगर समाप्त हो जाएगी तो बहुत ही निम्न कोटि का शासन, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, वो बहुत ही मेडियोकर किस्म की गवर्नमेंट होगी। इस आशंका से वो बहुत त्रस्त था, और इसलिए उसका उपचार निकालने के लिए, उसको रेमेडी करने के लिए उसने वेटेड वोट का सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जो लोग समाज में शिक्षित हैं, उच्च बौद्धिक नैतिक स्तर के हैं, उनको एक से अधिक वोट मिलना चाहिए। उनके वोट का मूल्य एक से अधिक होना चाहिए, वेटेड वोट होना चाहिए। तीसरी बात जहाँ पर वो फिर बेंथम से सहमत नहीं है, हम लोग जानते हैं कि वोट डालने की प्रक्रिया आधुनिक लोकतंत्र में सामान्य रूप से सीक्रेट बैलेट की है, गुप्त मतदान की व्यवस्था है। बेंथम ने भी इसका समर्थन किया था, और वो ये मानते थे कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए गुप्त मतदान बहुत सहायक होगा, कि आपने वोट डाला, आपने किसको वोट डाला, ये किसी को ना पता चलने पाए। इससे राजनीतिक सामाजिक जीवन का कल्याण होगा। लेकिन मिल का विचार बिल्कुल भिन्न था। मिल कहता है कि ये तो नागरिकों के शासन की जड़ पर ही प्रहार है, क्योंकि क्यों आप मताधिकार को गोपनीय रखना चाहते हैं, क्यों बैलेट को आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, आपको किस बात का डर है? ये प्रश्न पैदा होता है। और अगर नागरिक में किसी बात को लेकर डर है, आशंका है, तो फिर ऐसे कमज़ोर लोग जो कि इस प्रकार, जो कि साहसपूर्वक अपने विचार को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकते, साहसपूर्वक जो वो मानते हैं या जो वो कर रहे हैं उसको कह नहीं सकते, तो ऐसे टिमिड लोगों से किस प्रकार का लोकतंत्र बनेगा? इसलिए वो कहता है कि जो सीक्रेट बैलेट का सिद्धांत है वो इमोरल और डिमोरलाइजिंग, अनैतिक सिद्धांत है, लोगों के नैतिक पतन का कारण बनेगा, क्योंकि इसकी आड़ में व्यक्ति अपने दायित्व को, गोपनीयता की आड़ में व्यक्ति अपने दायित्व को ठीक से नहीं निभाएगा, इसकी आशंका ज़्यादा है। तो इसलिए वो ओपन बैलेट का पक्षधर है, खुले मतदान का, कि नागरिक अगर वास्तव में अपने देश के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, वास्तव में सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से सोचते हैं, अगर उनमें नैतिक बल है, बौद्धिक बल है, अगर वो साहसपूर्वक सत्य को कह सकते हैं, तो फिर बैलेट जो है वो ओपन होना चाहिए, खुला मतदान होना चाहिए, जिससे किसी प्रकार के कपट का भाव या छल का भाव या किसी प्रकार की नैतिक दुर्बलता के लिए स्थान नहीं बचेगा। जो हम कर रहे हैं उसके लिए उस पे हमारा पूरा विश्वास है, और उसको हम सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं। तो इसलिए कंसीलमेंट जो है वो किस बात का कंसीलमेंट, किस प्रकार के, किस उद्देश्य के लिए गोपनीयता, अगर हम वास्तव में एक सच्चे और अच्छे नागरिक हैं, तो ये प्रश्न पैदा होता है। तो इसलिए वो ओपन बैलेट का पक्षधर है।
और फिर एक और उसने बड़ा महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किया जो कि बाद में हेयर सिस्टम के नाम से जाना गया, बाद में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जे.एस. मिल, जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुमत के अत्याचार की आशंका से निरंतर ग्रस्त था कि ये जो डेमोक्रेसी है वो मेजॉरिटेरियन बन जाती है और इसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी या तो कतई उपेक्षा की जाती है या उनके ऊपर अत्याचार या उनका दमन होता है, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती होती है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उनके प्रति जो भूमिका राज्य की है उसको ठीक से नहीं निभाया जाता। तो इसलिए वो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी की आशंका से निरंतर सशंकित था और इसी आशंका को दूर करने के लिए उसने एक अनूठा सुझाव दिया जो कि बाद में राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में स्वीकार भी किया गया, हालांकि उसकी कुछ अपनी जटिलताएं भी हैं। और वो विचार था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, कि किसी भी अच्छे रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत में जो संसद है वो सभी वर्गों का आनुपातिक रूप से रिप्रेजेंटेशन करती हो, उसमें केवल बहुमत की आवाज़ का ही स्थान ना हो, बल्कि उसमें जो अल्पमत है या जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं उनकी आवाज़ को भी समुचित स्थान मिले। और इसका तरीका ये है कि भाई जो आपका इलेक्टोरल सिस्टम है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि एक क्षेत्र से एक से ज़्यादा लोग चुने जाएं, जिसको हम लोग आजकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जब एक क्षेत्र से कई लोग चुने जाएंगे एक निर्वाचन क्षेत्र से, तो सही अर्थ में उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा। अन्यथा जिसने बहुमत पाया उसका तो होगा, यानी जनता के एक भाग का तो होगा, लेकिन जनता का एक बड़ा भाग जो है अनरिप्रेजेंटेड रह जाएगा। तो इसलिए वो कहता है कि एक प्रतिनिधि शासन को सम्यक अर्थ में प्रतिनिध्यात्मक बनाने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की प्रणाली बहुत आवश्यक है, और इसका वो पक्षधर था। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बहुत सारे टाइप्स चलन में हैं, हम लोग जानते हैं, वो तो सब बाद में विकसित हुए, लेकिन ये जो आइडिया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, ये तो जे.एस. मिल की एक महत्वपूर्ण देन है। तो दूसरी बात उसने ये कही। फिर सेकंड चैम्बर के रोल को लेकर भी वो बहुत स्पष्ट था। द्वितीय सदन, यहाँ भी उसका बेंथम से मतभेद था। बेंथम ये मानता था कि जो जनता के द्वारा सीधे तौर से चुना गया सदन है, सारी शक्तियाँ उसी के पास होनी चाहिए। इसलिए वो लॉर्ड सभा का इंग्लैंड में बहुत बड़ा विरोधी था और उसने बड़ी कटु आलोचना की लॉर्ड सभा की या मोनार्की की इंस्टीट्यूशन की। लेकिन मिल का दृष्टिकोण भिन्न था। मिल कहता है कि कोई भी समाज की व्यवस्था विभिन्न प्रकार की हायरार्कीज या विभिन्न प्रकार के ऑर्डर्स से बनती। सोसाइटी एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें बहुत सारे छोटे मझोले ऑर्डर्स विद्यमान होते और प्रबुद्ध लोग भी उसमें हैं या दूसरे लोग भी हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते या डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने में उनकी रुचि नहीं है, लेकिन समाज के कल्याण के लिए उनका मार्गदर्शन, उनकी भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन का शोर शराबा है या जो डायरेक्ट इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे प्रबुद्ध लोग समाज के सम्मिलित नहीं होना चाहते, लेकिन समाज के हित के लिए उन्हें भी प्रतिनिधि सभा में बैठना चाहिए। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है
कि जो सेकंड चैम्बर है वहाँ पर ऐसे लोगों को समुचित स्थान दिया जाए। इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो स्टोर हाउस ऑफ टैलेंट के तौर से काम करे। वो एक प्रकार से बुद्धिमत्ता के, अनुभव के केंद्र के रूप में काम करे, और वो जो आम जनता चुनावों के शोर शराबे में जिन मूलभूत लेकिन आवश्यक प्रश्नों को भूल जाती है या उनको दरकिनार कर देती है, या कभी कभी भावावेश में किसी गलत नीति और कार्यक्रम को ज़्यादा आकर्षक मान बैठती है, तो उसके ऊपर उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको चेक करने के लिए एक दूसरा सदन होना बहुत आवश्यक है। और वो दूसरा सदन इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो कि हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को, समाज के प्रबुद्ध वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा उसका विचार। और आप जानते हैं कि इंग्लैंड में जब संविधान बन रहा था तो सेनेट को बनाने के पक्ष में यही तर्क वहाँ के संविधान निर्माताओं ने दिए थे कि वहाँ भी जो कांग्रेस है वो द्विसदनात्मक होनी चाहिए। इसको लेकर भी तर्क वितर्क हुआ था, और यही सारे तर्क वहाँ भी जो उच्च सदन है उसके संबंध में दिए गए थे। तो इसलिए वो कहता है कि जो उच्च सदन होता है वो स्टोर हाउस ऑफ टैलेंट, स्टोर हाउस ऑफ हिस्ट्री, स्टोर हाउस ऑफ कल्चर के तौर से काम करता है, और लोगों के क्षणिक या आवेश या आवेग में लिए गए निर्णयों पर अंकुश लगाने का काम करता है। इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स का होना या द्वितीय सदन का होना बहुत आवश्यक है, ऐसा उसका मानना था। फिर ये भी प्रश्न उठा कि भाई जो मतदान है उसमें मतदान का अधिकार तो सबको मिले, लेकिन साथ साथ वो किसी प्रकार की प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन की बात भी करता है, क्योंकि उसका मानना है कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो उसका व्यवहार ज़्यादा उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। तो इसलिए कुछ प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन जैसी कुछ बात वो करता है, कुछ मिनिमम प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात भी करता है कि एक वोटर को कुछ एक न्यूनतम शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, और इसके लिए उसने इंग्लैंड में प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल बनाने की नीति का समर्थन किया था, क्योंकि जब मतदाता शिक्षित होगा तो वो शायद अपने प्रतिनिधियों के चयन में ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से निर्णय ले सकेगा। तो इसलिए उसने मतदाताओं के सार्वभौमिक मताधिकार की बात तो की, लेकिन ये माना कि जो भी मतदाता है उसको एक न्यूनतम शैक्षिक और सांपत्तिक स्तर उसका होना चाहिए, जिससे कि उसके जो भी निर्णय हों कि किसको वोट देना है वे निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण हो, भावना में बह के ना करे, बल्कि भली प्रकार से सोच विचार करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। तो इस प्रकार की मान्यता का भी, तो ये सब उसके प्रपोजल्स थे। एक साथ साथ उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही संसद के संदर्भ में। उसने कहा कि भाई आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस सामाजिक राजनीतिक जीवन से इंग्लैंड गुजर रहा है 19वीं शताब्दी का, वो बड़ा जटिल हो गया, और अब कानून बनाते समय भी बहुत सारे पक्षों के ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि संसद का एक मुख्य काम कानून बनाना है, लॉ मेकिंग है। लेकिन उसने एक सवाल उठाया कि भाई जो हमारे प्रतिनिधि चुन के आते हैं वे जर्नलिस्ट तो होते हैं, उनको एक सामान्य समझ तो होती है चीज़ों की, लेकिन इस सामान्य समझ से आज के दौर के जटिल प्रश्नों और विषयों पर अच्छे कानून नहीं बनाए जा सकते।
ऐसा उसका मानना था कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें विशेषज्ञता का अभाव होता है, वो एक्सपर्ट्स नहीं है, वो जर्नलिस्ट हैं। और कानून बड़ा एक जटिल कार्य होता है कानून बनाना, उसकी एक अपनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, उसको सब्जेक्ट की दृष्टि से और प्रोसीजर की दृष्टि से उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और आमतौर से इस प्रकार की विशेषज्ञता सांसदों के पास होती नहीं, तो क्या किया जाए। उसने उसका ये सुझाव दिया। आजकल तो बात में तो हम लोग जानते हैं कि कमेटी सिस्टम वगैरह के द्वारा इस दायित्व का निर्वहन करने की चेष्टा की जाती है। उस समय इस प्रकार की व्यवस्थाएं तो नहीं थीं, लेकिन अंततः जो उसने सुझाव दिया वो संसद को इसी दिशा में ले जाने वाला था। उसने कहा कि जब कानून को ड्राफ्ट किया जा रहा है उस स्टेज पर संसद को एक्सपर्ट्स की सहायता लेना चाहिए, विशेषज्ञों की सहायता लेना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा और सही कानून बने किसी प्रश्न या किसी मुद्दे को लेकर। तो उसने सिविल सर्वेंट्स या इस तरह के दूसरे लोग जो कि विशेषज्ञ हैं वे संसद को परामर्श दें, संसद का मार्गदर्शन करें और उनसे परामर्श लेते हुए संसद अपना विधि निर्माण का, लेजिस्लेशन का काम करे तो श्रेष्ठ कानून बनेंगे, जिससे देश के प्रश्नों का, समस्याओं का, मुद्दों का समाधान करना भी ठीक होगा। तो एक प्रकार से वो जो मेरिटोक्रेसी है इसकी महत्ता को स्वीकार करता है। डेमोक्रेसी के साथ साथ वो मेरिटोक्रेसी की महत्ता को स्वीकार करता है और उनका कैसे सामंजस्य किया जाए ये उसकी निरंतर चिंता है। और इसीलिए निष्कर्ष के तौर से जैसा कि विद्वानों ने कहा कि क्या हम मिल को लेकर ऐसा कह सकते हैं कि वो एक हाफ हार्टेड डेमोक्रेट है या वो एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट है, एक अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी है। प्रजातंत्र का वो पक्षधर तो है, लेकिन प्रजातंत्र को लेकर उसके मन में बहुत सारी आशंकाएं भी हैं, बहुत सारी दुविधाएं भी हैं जो कि बार बार प्रकट होती। बार बार वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी वाले सवाल भी ले आता है डेमोक्रेसी के संचालन में। तो इसलिए क्या वो एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट है, एक हाफ हार्टेड डेमोक्रेट है? यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 19वीं शताब्दी में ज़्यादातर लोग जो कि डेमोक्रेसी के पक्षधर थे, ख़ास तौर से राजनीतिक सामाजिक विचारकों में, वो डेमोक्रेसी के भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाने की संभावना से, आशंका से बहुत त्रस्त थे और इसलिए वो लोकतंत्र को बहुत सार्थक प्रणाली मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब लोग प्रवाह इसी दिशा में था, डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ था कि जो जनता थी, जो जनमत था, जो परिस्थितियां थीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद या अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, अब वो तेज़ी से लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया विभिन्न देशों में चल रही थी। तो उस प्रवाह को तो रोका नहीं जा सकता था, लेकिन उस प्रवाह के ऊपर बांध बनाए जा सकते थे। ऐसा जेएस मिल का भी विचार था कि डेमोक्रेसी को टेम्पर किया जा सकता है कुछ एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट से। इसमें इस लोकतांत्रिक ज्वार में अगर हम कुछ कुलीन तांत्रिक तत्वों का समावेश कर दें तो शायद ये डेमोक्रेसी जो है वो केवल डेमोक्रेसी ऑफ नंबर्स नहीं रहेगी, बल्कि डेमोक्रेसी ऑफ वर्चूज़, डेमोक्रेसी ऑफ क्वालिटीज़ भी बन जाएगी। ऐसी उसकी मान्यता थी।
इसलिए वो लोकतंत्र का समर्थक तो है, लेकिन वो लोकतंत्र में गुणात्मकता को कैसे प्रविष्ट कराया जाए, वो केवल संख्यात्मकता पर आधारित ना रहे, यानी हेड काउंट बन के न रह जाए डेमोक्रेसी। तो इसको लेकर वो कई प्रस्ताव रखता है, जिसका कि अभी मैंने उल्लेख किया। तो इसलिए वो जिसको कहते हैं कि डेमोक्रेट है, लेकिन एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट है। इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि उसका जो डेमोक्रेसी के प्रति आग्रह है, उतना ही आग्रह उसका कुछ कुलीन तांत्रिक सिद्धांतों और मान्यताओं के प्रति भी। इसलिए विद्वानों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि मिल अंततः क्या करता है, what does he finally do? तो वो कहता है कि वो कंबाइन करता है पॉपुलर एसेंट को क्वालिटेटिव फैक्टर्स के साथ। पॉपुलिज्म यानी पॉपुलर एसेंट ठीक है, सरकार को जन सहमति पर आधारित होना चाहिए, लेकिन उस जन सहमति में गुणात्मकता का तत्व हो। वो केवल हेड काउंट नहीं, केवल हाथ उठाना न बन के न रह जाए, केवल नंबर का खेल बन के न रह जाए। इसलिए वो पॉपुलर एसेंट को क्वालिटेटिव जो फोर्सेस होती हैं उनके साथ जोड़ना चाहता है। वो मेजॉरिटी रूल को एक स्ट्रांग माइनॉरिटी वॉइस के साथ जोड़ना चाहता है कि मेजॉरिटी रूल तो रहे, ठीक है, कोई और रास्ता नहीं, मेजॉरिटी के बेसिस पर ही गवर्नमेंट चुनी जाएगी, लेकिन एक स्ट्रांग माइनॉरिटी वॉइस की प्रेजेंस भी बहुत आवश्यक है, उसका भी वो उपाय करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या दूसरे तरीक़ों से। तो ये भी उसने इस तरह का एक कॉम्बिनेशन भी वो बनाने की कोशिश करता है, और जर्नल प्रिंसिपल्स और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को कंबाइन करने की कोशिश भी करता है कि शासन संचालन में एक तो सामान्य समझ का महत्व होता है, कॉमन सेंस का महत्व होता है। प्रतिनिधियों के पास कॉमन सेंस होता ही है, सामान्यता जनता के पास भी एक कॉमन सेंस होता है, जिसके कारण वो आमतौर से सही निर्णय ही ले लेती है। लेकिन कहीं कहीं आपको विशेषज्ञता की आवश्यकता भी पड़ती है। तो इसलिए जर्नल प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं, लेकिन जहाँ हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए उसका भी प्रोविज़न सिस्टम में होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो तमाम उसने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखी, या जो उसने कहा कि लॉ मेकिंग से पहले एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहिए, इस तरह के प्रोविज़न्स के द्वारा वो जर्नल प्रिंसिपल्स और स्पेशलाइज्ड नॉलेज दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करता है। तो इसलिए प्रतिनिधि शासन संबंधी जो मिल की धारणा है वो एक दुविधा को तो रेखांकित करता ही है, और वो दुविधा केवल जेएस मिल की ही नहीं थी, उस समय के इंग्लैंड के बहुत सारे साहित्यकारों और समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों की दुविधा भी थी। और उसने उससे एक मार्ग निकालने का प्रयास किया कि कैसे क्वालिटी और क्वांटिटी को एप्रोप्रिएट तरीके से, सार्थक तरीके से समन्वित किया जाए, जिससे कि एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि शासन की स्थापना हो सके।